हाय स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? बढ़िया एकदम। ओके, तो टॉपिक हम स्टार्ट कर चुके थे फोर्स। और फोर्स में हमने स्टडी कर लिया था, फोर्स की डेफिनेशन भी स्टडी कर ली थी और फोर्स क्या क्या कर सकता है वो भी स्टडी कर रखा था। उसके साथ साथ हमने और फोर्स से रिलेटेड न्यूटन्स फर्स्ट एंड सेकंड लॉज और उनके एग्जांपल्स कंप्लीट कर लिए। अब इस चैप्टर में केवल थर्ड लॉ बचा हुआ है और मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ भी है। तो टू टॉपिक्स हैं जो हमें आज स्टडी करने हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट लॉ जो था वो एक तरह से फोर्स को डिफाइन करता है। क्लियर है? फर्स्ट लॉ क्या बताता था कि फोर्स अप्लाई करेंगे या ना करेंगे उस पर डिपेंड करेगा उसका मोशन और रेस्ट की पोजीशन, यही था। तो फर्स्ट लॉ क्या बताता है? द डेफिनेशन ऑफ द फोर्स। सेकेंड लॉ में फोर्स की सीधा सीधा मैग्नीट्यूड आया था F इज इक्वल टू ma। तो सेकेंड लॉ क्या बताता है? फोर्स का मैग्नीट्यूड बताता है। एंड थर्ड लॉ बताता है डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। थर्ड लॉ क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। कैसे समझो? थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन एकदम सिंपल सा लॉ है और इतना सिंपल है कि वह एक लाइन भी नहीं है वास्तव में। तो एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बस इतना सा लॉ है। एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करेंगे, व्हेन वी विल अप्लाई फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट, then the another body will also apply the same amount of force in opposite direction। ठीक है? हमने किसी फोर्स लगाया किसी ऑब्जेक्ट पे, जैसे सपोज अगर हम एग्जांपल लें, जैसे एक ऑब्जेक्ट ये है B और एक ऑब्जेक्ट ये है A। इसने क्या किया? इस पर फोर्स लगाया F। तो ये फोर्स जब इस पर लगाएगी तो ये भी उतना ही फोर्स इस पर लगा देगी उसी टाइम। वो भी टाइम इंटरवल या टाइम गैप नहीं है वहां पर। जिस टाइम ये फोर्स लगा रही है उसी टाइम ये भी फोर्स लगा रही है। तो फोर्स कैसा है? इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है। इसे हम ऐसे भी नोट कर सकते हैं F, इसे 1 बोल दो, इसे 2 बोल दो। F12 इज इक्वल टू F21। ठीक है? फोर्स इक्वल है लेकिन जैसे ही हम डायरेक्शन लेंगे वैसे ही अपोजिट के लिए नेगेटिव साइन आ जाएगा। 1 पर 2 ने जो फोर्स लगाया वो है F12। 2 पर 1 ने जो फोर्स लगाया वो 21। ये है फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी बाय सेकंड बॉडी, फोर्स ऑन सेकंड बॉडी बाय फर्स्ट बॉडी। तो फोर्स तो इक्वल है लेकिन डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट। अपोजिट के लिए किसका साइन आ रहा है? माइनस। ये है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन यूज कहाँ होता है? एग्जाम्पल्स क्या है? एग्जाम्पल एक तो यही है, जो हम चलते हैं ना पैदल, वो भी इसी का एग्जाम्पल है। जब हम चलते हैं तो हम क्या करते हैं? अर्थ को पुश करते हैं। जितने फोर्स से हम अर्थ को पुश करेंगे उतना ही फोर्स से अर्थ हमें पुश करती है, जिसकी वजह से हम कहाँ चलते हैं? आगे चलते हैं। समझ गए? जैसे हम चलेंगे, चलते समय हम क्या करते हैं? अर्थ को पुश करते हैं बैकवर्ड, पीछे की तरफ। जब हम उसे पीछे पुश करेंगे उतना ही फोर्स वो हमें लगा देगी। हमें लगाएगी तो हम कहाँ चले जाएंगे? आगे चले जाएंगे। यही एग्जाम्पल ऐसे बोल सकते हैं जो हॉर्स एंड कार्ट का एग्जाम्पल है। ठीक है? तो हॉर्स भी क्या करता है? हॉर्स भी यही काम कर रहा है। वो भी क्या करता है? अर्थ पर फोर्स लगाता है और अर्थ उस पर फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से वो क्या करता है? आगे की तरफ चलना शुरू करता है। और कहाँ पर एग्जाम्पल हो सकते हैं? जेट जो प्लेन होते हैं वो भी यही करते हैं। जेट प्लेन में क्या है? एयर की जो एयर कह दो या उसका जो नोजल होता है उससे जो वेस्ट मटेरियल या वो जेट जिसे हम बोलेंगे गैस की जेट, तो वो गैस जो निकलेगी उसमें से जब, तो वो जितना फोर्स लगाएगी उतने फोर्स से ही वो जेट प्लेन कहाँ चलेगा? आगे जाए। ठीक है? रॉकेट या जेट प्लेन का भी यही प्रिंसिपल है। वो पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं और उस पर फोर्स कहाँ लगता है? आगे की तरफ। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा उस पर भी। ठीक है? और क्या एग्जांपल हो सकता है? उसका हॉज पाइप जो होता है, जो फायर ब्रिगेड वाले होते हैं, उनका जो पाइप है वो नॉर्मली हम लोग हैंडल नहीं कर पाएंगे। कि रीज़न क्या है? उसमें से जो पानी का जेट है, पानी जो निकलता है उसमें से, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वहाँ फोर्स बहुत ज़्यादा अप्लाई प्रोड्यूस हो जाएगा। जब फोर्स बहुत ज़्यादा होगा आगे की तरफ
तो उतना ही फोर्स हम पर कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ। जब उतना ही फोर्स हम पर पीछे की तरफ लगेगा तो नॉर्मल सी बात है कि उसे मेंटेन कर पाना इतना आसान नहीं। ये नॉर्मल भी है, समर वाला जो घर पे पाइप होता है ना, वो भी अगर फ्री छोड़ दो और समर ऑन करो और समर का और कहीं प्रेशर नहीं है, वहीं पाइप पर है, तो वो भी डांस करना शुरू कर देता है। तो वही डांस क्यों करता है, वही न्यूटन्स थर्ड लॉ की वजह से। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए किसके, थर्ड लॉ के। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं इस तरह से, ठीक है। और क्या कंसिडरेशन है, देखो इसी में थर्ड लॉ के आगे चलते हैं। हमें पढ़ना है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम तो जानते ही हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर या नॉर्मली मोमेंटम भी बोल देते हैं इसे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम क्या है, P, और किसकी इक्वल था याद है, mb। P इज इक्वल टू mb। P इज इक्वल टू क्या है, mb। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन से सेंस क्या है, बहुत सिंपल सा लॉ है, ध्यान रखना, मैं जैसे बता रहा हूँ उसे लर्न करो। इफ F इज 0 देन P इज कांस्टेंट। F क्या है, F है एक्सटर्नल फोर्स। F क्या है, एक्सटर्नल फोर्स। तो बोलेंगे इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट है मतलब 0 है। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द टोटल मोमेंटम ऑफ अ बॉडी और सिस्टम, हो सकता है एक ही बॉडी हो सकता है वो सिस्टम हो, तो सिस्टम मतलब बहुत सारी बॉडीज हो। तो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी और सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट। बस इतना सिंपल सा लॉ। रिमेन कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जैसे कोई बॉडी है, उसका मोमेंटम पहले जितना होगा उतना ही बाद में होगा, वो चेंज नहीं होगा अगर हम उस पर फोर्स नहीं लगाएंगे। एक तरह से समझो तो ये फर्स्ट लॉ है। सोचो, फर्स्ट लॉ भी तो यही कहता था, अ बॉडी इन रेस्ट विल रिमेन इन रेस्ट, सही है। उसमें भी वही आता था, अनलेस फोर्स इज अप्लाइड। तो उसमें भी बात वही की वही है, जब हम फोर्स लगाएंगे तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, अदरवाइज वेलोसिटी वही रहनी है। 0 है तो 0 रहेगी, 5 है तो 5 रहेगी, मास चेंज हो नहीं रहा है वहाँ पर। तो एम वी मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, तो एक तरह से आप बोल सकते हैं मोमेंटम भी चेंज नहीं होगा। कब तक नहीं होगा, जब तक हम उस पर फोर्स अप्लाई न करें। क्लियर। तो जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे उस पर तो चेंज होगा। तो वो वर्ड यूज करना, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी और सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट। इसके भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो और एक तरह से सोचो, थर्ड लॉ के एग्जांपल और इसके एग्जांपल मैच करते हैं। जो जेट प्लेन वाली कंडीशन है वो भी यही है, जितने मोमेंटम से उसमें से गैस निकलेंगी बाहर उतने मोमेंटम से जेट आगे जाए। जैसे बोट है, ठीक है, कहीं खड़ी हुई है, अब क्या हुआ, पानी के साइड में आके उतरने को कहा। जैसे ही हम उतरना शुरू करेंगे तो हम क्या करेंगे, उस पर से जंप करेंगे। जब हम उस बोट में से जंप करेंगे टुवर्ड्स द अर्थ, तो बोट विल मूव अवे फ्रॉम द अर्थ। क्यों, जैसे ही हमने जंप किया तो हमें मोमेंटम मिला, किधर की तरफ मोमेंटम है, इधर। तो अब पहले दोनों के दोनों स्टेशनरी हैं, मोमेंटम बोट और उसमें जो आदमी है वो। जैसे ये बोट है, ठीक है, ये पानी भरा हुआ है इसमें ये आदमी खड़ा हुआ है। तो अब क्या हुआ, अभी तो मोमेंटम 0 है टोटल, बोट का और इस आदमी का, दोनों का। अब इसने क्या किया, इसने इधर जंप किया। जब इधर जंप करेगा तो इसका मोमेंटम इधर आ जाएगा, इस डायरेक्शन में। अब टोटल कितना रखना है तुम्हें, 0। टोटल 0 तब होगा जब इतना ही मोमेंटम हमें इधर की तरफ मिले। अब क्या होगा, अगर P1 और P2 इक्वल हो गए, मतलब इधर कौन जाएगा, बोट। तो बोट का मोमेंटम और मैन का मोमेंटम आपस में इक्वल हो जाए, काम हो गया हमारा। ठीक है। इसका एक एग्जांपल और ले सकते हैं, वो है गन से बुलेट फायरिंग वाला। जैसे सपोज हमारे पास ये बुलेट और गन है, ये गन है और ये इसमें बुलेट है। इसका मास स्मॉल एम है, गन का मास कैपिटल एम है। दोनों इस समय कैसे हैं, स्टेशनरी हैं, अभी बुलेट फायर नहीं हुई है। तो टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग विल बी 0 हो गया। अब क्या किया हमने, इस गन से इस बुलेट को फायर कर दिया है। कितनी वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। तो ये गन भी पीछे जाएगी v वेलोसिटी से। इसको हम बोलते हैं, जो v है उसे बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन।
अब इसके पास भी मोमेंटम होगा और इसके पास भी मोमेंटम होगा, तो कितना होगा, ये इनिशियल और ये फाइनल। इसके पास होगा एम बी और प्लस एम बी, ये है एम बी बुलेट का मोमेंटम, प्लस ये है गन का मोमेंटम। माइनस साइन के पीछे रीजन पता लग गया होगा, माइनस साइन क्यों लिया है, माइनस साइन इसीलिए लिया है सर क्योंकि बुलेट जो थी वो एक साइड में जा रही थी और गन उसके अपोजिट जा रही थी। अपोजिट के लिए किसका साइन आया है, माइनस का। तो फिर एम बी विल माइनस एम बी हो जाएगा, कितना होगा ये P2, इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम P1 will be equal to P2, P1 will be equal to P2, so MB minus MB is 0, then V will be equal to MB upon M। रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन, इस पर भी एक दो न्यूमेरिकल मिल जाएगा, ठीक है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ समझ में आ गया क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट है मतलब जीरो है, the total momentum of a body or system will remain constant। ठीक है, तो उसके एग्जांपल्स भी हो गए और उसकी थ्योरी भी कंप्लीट, तो ये स्टडी कर लेंगे। ये फोर्स जो चैप्टर है वो अब कंप्लीट हो गया है। क्लियर, थैंक यू।